हेलो डियर स्टूडेंट्स, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में जो हमारे डिस्कशंस अब तक शुरू से हुए हैं उसमें हमने पहले देखा था प्रोसेस, सेट ऑफ एक्टिविटीज है। दूसरा देखा था बिजनेस प्रोसेस, ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटीज जो बिजनेस इनपुट्स को कन्वर्ट करते हैं बिजनेस आउटपुट में सो एज टू अचीव सम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो प्रोसेस हमने पढ़ा, बिजनेस प्रोसेस पढ़ा, कुछ एस्पेक्ट्स पढ़े थे। प्रोसेसेस क्रॉस फंक्शनल होती हैं, परवेसिव होती हैं, वैल्यू एडिशन क्रिएट करती हैं, इसी कारण सक्सेस व्हीकल और अचीव करने में हेल्प करती हैं आपको सारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हमने बोला था आपका सक्सेस व्हीकल है। देन हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस पढ़ी थी बच्चों। ऑपरेशनल प्रोसेसेस थी, सपोर्ट प्रोसेस थी और मैनेजमेंट प्रोसेस। देन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, हम कैसे हमारी प्रोसेसेस के अंदर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस लेके आए अलोंग विद द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, ताकि हमारी प्रोसेसेस इंप्रूव हो, और जितनी प्रोसेस इंप्रूव होगी उतना ज्यादा वैल्यू एडिशन, उतने ज्यादा प्रॉफिट्स, उतने ज्यादा कस्टमर्स, राइट। देन हमने एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम जो है फर्स्ट चैप्टर ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, और बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन नाम का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट क्या था कि एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसेस को क्या कर दिया जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवा के ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से प्रोसेस करवाया जाए। दैट इज कॉल्ड एज बीपीए, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। तो बच्चों इसमें हमने क्या डिस्कस किया था उस दिन कि जब आपकी रूटीन, रिपीटेटिव, रेगुलर नेचर की एक्टिविटीज हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए टेस्टेड, ट्रस्टेड मेथड्स हैं आपके पास, और ओवर एंड अबाउ हर बार वैसे ही प्रोसेसिंग होती है, तो उन सारी प्रोसेसेस को आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डिजिटाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और पीसीस और सिस्टम्स और सर्वर खुद ही उन्हीं ट्रांजैक्शंस को सारी प्रोसेस करते जाएं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, बैंक के अंदर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, कोई एम्प्लॉय नहीं बैठता है, ऑटोमेटिकली सारी ट्रांजैक्शंस क्या होती जाती हैं, प्रोसेस होती जाती है। फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए देखे थे। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे बच्चों, याद होगा आपको, मैंने ICAI के नाम से याद करवाया था आपको। ICAT, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी एंड देन टाइमलीनेस, राइट। अगला डिस्कशन बेनिफिट्स ऑफ बीपीए। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए थे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन के। क्या क्या बेनिफिट्स थे? कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, ओवर एंड अबाउट सेम तरीके से ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है। टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग, विजिबिलिटी, जिसमें आप आपकी प्रोसेस किस स्टेटस में हो उसका अपडेटेड स्टेटस कभी भी देख सकते हैं। देन आपकी एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव हो जाती है, कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। गवर्नेंस यानी डिसीजन मेकिंग में क्वालिटी आ जाती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्वालिटीड एट राइट टाइम आ जाती है, तो राइट पर्सन को राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग सुधर जाएगी। टर्न अराउंड टाइम, जिसका मैंने बताया था शुरू से लेके आखिरी तक प्रोसेस का जो टोटल टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। नाउ बीपीए इंप्लीमेंटेशन दे रखा है, टॉपिक क्या है, इंप्लीमेंटेशन। बच्चों इस हेडिंग को पहले आप समझें, इंप्लीमेंटेशन। और जैसा मैं बता रहा हूं, मैंने बताया EIS सब्जेक्ट जैसे मैं पढ़ाते जाऊं, आप वैसे का वैसे उसी लैंग्वेज में लिखते भी जाएं, तो आपके लिए सब्जेक्ट ही क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज व्हाट, इंप्लीमेंटेशन। क्या किसी संस्था ने, लाइक बैंक, पहले मैनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करती थी, मैनुअली सारे काम चलते थे, और उन्होंने सोचा कि इंप्लीमेंटेशन करना है बीपीए का, यानी बीपीए लाना है, ऑटोमेशन लाना है, तो क्या ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा कि सर्वर्स आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर्स बन जाएंगे और सब कुछ ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन प्रोसेस होने लग जाएगी? नहीं, सिर्फ सोचने मात्र से होगा ही नहीं ऐसा। तो ये तो बहुत बड़ा एफर्ट है कि हम मैनुअल ऑपरेशंस छोड़ के ऑटोमेटेड ऑपरेशन पे आए, और ऑटोमेटेड में भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन कंप्यूटर खुद ही खुद प्रोसेस करे, हम नहीं बोले उसको, ऐसे सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने हैं हमें। तो इट इज टफ टास्क, और इसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमें लगते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारे पैसे लगते हैं, राइट। तब जाके कहीं बीपीए इंप्लीमेंट हो पाता है। अब इंस्टीट्यूट हमें इंप्लीमेंटेशन की एक मेथडोलॉजी पढ़ा रहा है कि किसी भी संस्था में जब बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन हो
तो क्या सेट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, क्या मेथडोलॉजी है कि कैसे ऑटोमेशन आएगा संस्था में। सिर्फ सोचने मात्र से और पैसे खर्च करने मात्र से नहीं आएगा, बड़ा टास्क है पुराने मैनुअल सिस्टम्स को हटा के नए ऑटोमेटेड सिस्टम्स को लाना। तो क्या क्या मेथडोलॉजी होगी वो हमें दे रखी है आपकी बुक में। पेज नंबर जो है दैट इज पेज नंबर 10, और इस पेज नंबर 10 पे आप देखें बच्चों कुछ स्टेप्स दे रखी हैं। डिफाइन व्हाई वी नीड बीपीए फर्स्ट स्टेप है, फिर सेकंड देखिए अगले पेज पे 11th पेज पे है, फिर थर्ड दे रखी है। अब ये देखो आपको ना डिस्क्रिप्शन दिख रहा है सारी स्टेप्स का। ऐसे ही आप एक मिनट पेज पलटाएं और पेज नंबर 12 पे आए, आपको वही स्टेप्स एक ग्रे बॉक्स के अंदर दिखेंगी, और 7 नहीं 8 स्टेप्स दे रखी हैं। हम तो 9 स्टेप्स लिखेंगे बच्चों, तो हमें 8 स्टेप्स दे रखी हैं, स्टेप 1 से लेके स्टेप नंबर 8 तक। अब आपको मैं एक बात बताऊं बच्चों, ये जो पेज नंबर 12 पे ये जो पूरे स्टेप्स दे रखी हैं समराइज्ड मैनर में, पहली बात क्वेश्चन 2 नंबर का है, बात मानना, हेडिंग्स लिख लेना, स्टेप 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये, राइट। 3 नंबर का क्वेश्चन आया, 3 नंबर का क्वेश्चन आया हो या 4 नंबर का बच्चों, मॉड्यूल का एक पेज लिखा हुआ है। इन्हीं को जब आप आपकी कॉपी में लिखेंगे ना, जैसे A4 साइज का पेपर आता है ना, बेसिक कॉपी आती है, वो 11th 12th जैसी ऐसी लंबी वाली कॉपी नहीं आती, ऐसी लंबी कॉपी आती है ना। यानी आपको कॉपी ऐसी नहीं दिखेगी, कॉपी ऐसी रहेगी, उसमें ऑलरेडी मार्जिन खिंचा हुआ रहता है, मार्जिन भी हमें नहीं खींचना रहता है, ठीक है। यानी अब आप इतने पेज में जब ये आंसर लिखेंगे जो ग्रे पेज पे दे रखा है, मैं आपको बता दूं बच्चों 1 से सवा पेज हो जाएगा, और 1 से सवा पेज मोर देन सफिशिएंट होता है 4 मार्क्स का आंसर लिखने के लिए। तो ऑलरेडी जो इन्होंने ये समराइज्ड फॉर्म में ग्रे पेज पे दे रखा है वही एक एप्रोप्रिएट आंसर है। 5 और 6 नंबर के तो क्वेश्चन यूं ही नहीं आते हैं EIS में, लेकिन आप इसमें थोड़ा बहुत कंटेंट जो पूरी डिटेल्ड स्टेप्स दे रखी हैं उनमें से थोड़ा बहुत कंटेंट चाहे तो और ऐड कर लेना, बाकी अदरवाइज ये जो समराइज्ड आंसर ये पर्याप्त है, राइट। बाकी मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा बच्चों अभी क्या क्या दे रखा है वो तो आप लिख ही लेना, क्योंकि अपनी लैंग्वेज का तो कोई तोड़ ही नहीं है, याद तो वही होती है प्रॉपरली, ठीक है। तो अब बच्चों यहां पे भी खत्म नहीं हुआ है अभी, आप देखो एक बार डिटेल चल रहा है, 10 नंबर पेज से चालू हुआ, एक बार इन्होंने ग्रे बॉक्स के अंदर समरी दे दी, अब ठीक है। उसके बाद देखो आपको एक केस दे रखा है, राइट, जहां पे ये सारे के सारा खत्म हो रहा है 15th पेज तक, वहां पे केस स्टडी दे रखी है। ऑटोमेशन करो बिजनेस प्रोसेसेस का जो परचेस ऑर्डर है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर, पेज 15 पे वापस सारी स्टेप्स दी हैं, और फिर देखो पेज 16 पे फिर एक केस स्टडी दे रखी है ऑटोमेशन ऑफ एम्प्लॉय अटेंडेंस, फिर सारी की सारी 8वें स्टेप से लिखी है। अब 2 केस स्टडी में वही स्टेप बताई, एक बार आगे डिटेल में बताई, एक बार ग्रे बॉक्स में। अगर इंस्टीट्यूट एक ही आंसर 4 बार लिख रहा है तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ जाओ, राइट। तो ये स्टेप्स बच्चों याद होनी चाहिए, आप इसको एज इट इज, हेडिंग तो एज इट इज, और एक और इंपॉर्टेंट बात, इसमें तो सीक्वेंस चेंज भी नहीं कर सकते हो, ये तो पूरी मेथडोलॉजी वन आफ्टर अनदर स्टेप्स ही लगती है, राइट। तो आपको इसी सीक्वेंस में याद करनी है, हेडिंग याद कर लो, डिस्क्रिप्शन जो है जैसा मैं बता रहा हूं, और ये जो ग्रे बॉक्स में दे रखा है आपको जो जो जहां से इजी लगे, सिंपल लगे, लेकिन एक्चुअल में जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखना आप, ठीक। तो बच्चों आपको हेडिंग समझ में आ गई होगी। इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीपीए एक मेथडोलॉजी है कि कैसे एक संस्था अपनी मैनुअल प्रोसेसेस को हटा के ऑटोमेटेड प्रोसेसेस लेके आएगी। सो फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप, डिफाइन व्हाई वी प्लान टू इंप्लीमेंट बीपीए। डिफाइन why we plan to implement business process automation। आप बच्चों नीड्स तय करें कि बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन क्यों आना चाहिए, राइट। जब तक आपको नीड नहीं पता होगी तब तक आप एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। तो सबसे पहली स्टेप ही सबसे क्रूशियल है, व्हाई बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन।
व्हाट इज द नीड ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन इन योर एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो अब पेज नंबर 10 पे जहां पूरा डिस्क्रिप्टिव दे रखा है वहां पे लिखा है प्राइमरी पर्पस हर संस्था का अलग अलग होता है कि क्यों उनको बीपीए इंप्लीमेंट करना है, लेकिन कुछ रीजंस जैसे मैनुअल प्रोसेसेस में एरर्स आ रहे थे। बच्चों बैंक लाखों करोड़ों कस्टमर्स हैं, अब इतने सारे कस्टमर्स का डाटा मैनुअल प्रोसेस करेंगे, मैनुअल प्रोसेसिंग में एरर आई। अब आप एक बार इसका डिसएडवांटेज देखिए। पहली बात तो आपके फाइनेंशियल्स गलत होंगे, आपका डाटा गलत होगा, टॉप मैनेजमेंट जो उस इंफॉर्मेशन को देख के डिसीजन लोगा तो डिसीजन भी गलत हो जाएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन गलत है। तो अगर एरर आ गया ना डाटा प्रोसेसिंग में तो हर तरफ सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। इससे अच्छा ये करोड़ों रुपए आप खर्च करके ऑटोमेशन पे जाओ, बड़े बड़े सर्वर्स लेके आओ, क्योंकि इतना बड़ा क्लाइंटाइल आपसे मैनेज नहीं हो रहा है। थिंक ऑफ पेटीएम, क्या पेटीएम मैनुअल प्रोसेसेस कर सकता है? नॉट पॉसिबल, ऑटोमेशन पे ही चलना पड़ेगा। तो मैनुअल प्रोसेसिंग उसकी कॉस्ट भी हाई है, एरर्स भी हाई है, राइट। पेमेंट प्रोसेस नॉट स्ट्रीमलाइन, हमारा बिजनेस इतना बढ़ गया है कि हम जो पैसे लेने हमारे डेटर्स से उनका सिस्टम जो है उसको स्ट्रीमलाइन व्यवस्थित तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। दिस इज ऑल्सो रीजन कि क्यों डुप्लीकेट पेमेंट्स हो जाते हैं, यानी कि हम 2 बार पैसे दे देते हैं, आने वाले पेमेंट्स हमें लेट मिलते हैं, ऐसा। देन पेइंग फॉर गुड्स नॉट रिसीव्ड, आपके एम्प्लॉइज इतनी फ्रॉड करते हैं आपके साथ कि जो गुड्स नहीं भी मिले ना उसके पैसे आपको देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अच्छा नहीं है, इसलिए आप चाहते हैं ऑटोमेशन हो जाए, कंप्यूटर्स लेके आ जाए और उसके थ्रू प्रॉपर अकाउंटिंग चले। तो बच्चों देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस, जैसे लास्ट में देखिए पुअर कस्टमर सर्विस है, जैसे बीएसएनएल में पहले हुआ करता था, फोन डेड हो गया, कंप्लेन करो, महीने महीने तक कंप्लेन, कस्टमर्स के वो फोन्स नहीं सुधरते थे। लेकिन अब उन्होंने लेटर ऑन क्या किया, अब तो खैर 5-7 साल से ये सिस्टम चलन में है, लेकिन अब आप क्या करते हो, किसी भी टेलीफोन नंबर से 198 जो बीएसएनएल का कंप्लेन नंबर है उस पे आपका नंबर प्रेस कर दो, विद इन 24 आवर्स बीएसएनएल का पर्सोनल आएगा और उसको सुधार के जाएगा। तो ये क्या था, एक सिस्टम था जिसमें उन्होंने ट्रैक करना शुरू कर दिया कि कस्टमर कौन कौन कंप्लेन करता है। पहले कंप्लेन करो तो रजिस्टर में कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है पता ही नहीं है, उस समय कंपटीशन भी नहीं थी इतनी ज्यादा। लेकिन अब क्या होता है, सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में कंप्लेन खुद ही, कोई वहां पे एक्टिवली व्यक्ति नहीं बैठा है आपकी कंप्लेन सुनने के लिए। यू नीड टू डायल योर लैंडलाइन नंबर, ऑटोमेटिकली उस लैंडलाइन नंबर की कंप्लेन कैप्चर हो जाएगी, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है आपका कंप्लेन नंबर ये है। तो ये कौन सा सिस्टम है, ऑटोमेशन वाला सिस्टम है, राइट। तो पहली स्टेप अब ग्रे बॉक्स में आ जाए, डिफाइन व्हाई वी प्लान टू इंप्लीमेंट बीपीए। लिखा है द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन। तो आपको नीड पता चलती है किसकी, बीपीए की, स्टेप नंबर 1 में, और जस्टिफिकेशन चाहिए आपको कि क्यों आप बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन करना चाहते हैं, राइट। अब आते हैं सेकंड नंबर स्टेप पे, अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्यों ऐसा कि रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उसे हम समझें। तो बच्चों देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लीगल फिजिबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल फिजिबिलिटी। जब भी आप ना सिस्टम पे आएंगे, कंप्यूटर्स पे आएंगे, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में काम करेंगे, बड़े बड़े सर्वर्स हैं, डाटा सेंटर्स हैं, ट्रांजैक्शंस खुद ही प्रोसेस हो रही हैं, तो क्या यद्यपि आप बैंक हैं तो आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इनके प्रोविजंस नहीं लगेंगे आप पे क्योंकि आप कंप्यूटराइज सिस्टम पे आ चुके हैं, कि स्टिल लगेगा? लगेगा, राइट। कोई सी भी संस्था हो बच्चों, हर देश का एक लीगल फ्रेमवर्क होता है। तो आप जिस नेशन की एंटरप्राइज है उस नेशन के अंदर बहुत सारे लॉज हैं, स्टेच्यूज हैं जो आप पे एप्लीकेबल होते हैं, राइट। और आप अगर कंप्यूटर्स पे आ रहे हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम्स पे आ रहे हैं, इट डजंट मीन कि नॉन कंप्लायंस होना चाहिए उन सारे रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स, इनेक्टमेंट्स का। तो आपको क्या करना है, उन एक्ट्स का कंप्लायंस इन प्रोसेसेस के अंदर ऑटोमेटिकली हो, ऐसा सिस्टम चेक करना है, राइट। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं आपको बार बार बैंक के इंटरेस्ट का बीपीए बताता हूं, राइट। तो ऐसे केस में बैंक जो है
वो इंटरेस्ट पे करती है और एफडी पे इंटरेस्ट जो है वो 40,000 से ज्यादा मिला तो ऑटोमेटिकली वो मार्क कर देगा उस ट्रांजेक्शन को, दिस इज सब्जेक्ट टू टीडीएस। टीडीएस के लॉ का कंप्लायंस करना है ना, 40,000 से ज्यादा का ब्याज है तो टैक्स कटना चाहिए, तो उसको ऑटोमेटिकली मार्क करता है कि ये देखो इसका टीडीएस काटो, राइट। ऐसे ही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सेल्स ऑटोमेशन हुआ था। सेल्स ऑटोमेशन में आप कोई सी भी कमोडिटी कैसे सेल करते हैं कि हमारी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे लोगों के मोबाइल फोन में इंस्टॉल्ड है, वो अपनी ऐप से ही हमें ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन जैसे ही ऑर्डर फॉर्म जनरेट हो बच्चों, तो जो भी अलग कमोडिटी है 5% रेट वाली या 28 वाली या 12% वाली, तो उतना जीएसटी ऑटोमेटिकली लग जाए उस सेल्स इनवॉइस में। तो बीपीए आने के बाद भी आपको लॉ को कंप्लाइड विथ करना पड़ेगा बच्चों। तो उसके लिए सेकंड फेज है कि सारे के सारे लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस, इनकी क्या लो, अंडरस्टैंडिंग लो। नॉन कंप्लायंस सिस्टम्स की वजह से नहीं होना चाहिए। और उतना ही बच्चों इंपॉर्टेंट आजकल साइबर लॉ है, साइबर लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अगर आपकी वजह से किसी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो भी आप लायबल हैं। जैसे आपके कस्टमर्स बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, हो सकता है कहीं उनने आधार कार्ड वाला प्रूफ लगाया हो, और वो सेंसिटिव डाटा अगर लीक हो गया तो भी आप लायबल हो जाते हैं, साइबर एक्ट बोलता है। तो आप पे नाना प्रकार के एक्ट्स लगते हैं, उन सबका कंप्लायंस करना है। तो सॉफ्टवेयर और सिस्टम और सर्वर तो बाद में लाएंगे, पहले हम ये देख लें हमारा लीगल फ्रेमवर्क क्या है, क्योंकि उनको कंप्लाइड विद करना जरूरी है, राइट। तो आप देखिए सेकंड नंबर पॉइंट, द अंडरलाइंग इशू, ग्रे बॉक्स पे हूं बच्चों में, द अंडरलाइंग इशू इज दैट बीपीए created needs to comply with the applicable laws and regulations। और यही चीज अब डिटेल वाले स्टेप में पेज नंबर 11 पे आता हूं मैं, तो one of the most important step in automating the business process is to understand the rules of engagement, which include following rules, adhering to regulations, following document retention requirement। document retention requirement क्या होता है, जैसे हमारा अकाउंटिंग जो है वो अब ऑटोमेटिक चलेगा, है ना, तो सॉफ्टवेयर जो है उसमें अकाउंटिंग हो रही है, बिल वगैरह क्रिएट। अब आप एक बड़ी संस्था है, टर्नओवर 5 करोड़ से भी ऊपर है, टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो गया। अब बच्चों आप बताएं, अगले 8 साल तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटेन करने हैं ना, तो किसी ने पिछले साल के फाइनेंशियल डाटा को डिलीट कर दिया, सिस्टम डिलीट ही ना करने दे और बोले कि 8 साल तक इसको रिटेन करना जरूरी है एज पर दिस लॉ, लीगल फिजिबिलिटी, राइट। तो डॉक्यूमेंट रिटेंशन रिक्वायरमेंट होती है ना, अलग अलग कानूनों में अलग अलग, उतने साल तक आपको डाटा मेंटेन करके रखना है, रिटेन करके रखना है। दिस गवर्नेंस इज एस्टेब्लिश्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल कॉर्पोरेट पॉलिसीज, यानी सिंपल सी बात है, इंटरनल कंट्रोल्स लगाओ सॉफ्टवेयर में, एक्सटर्नल इंडस्ट्री रेगुलेशंस, लोकल, और ये अलग अलग प्रकार के लॉज हैं जिनने ये रेगुलेशंस क्रिएट किए हैं। रिगार्डलेस ऑफ सोर्स कि किसने क्या क्या रूल्स बनाए हैं, उससे मतलब नहीं है लोकल लेवल का लॉ है कि सेंट्रल लेवल का है कि स्टेट लेवल का है। रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस कि कौन से लॉज हैं एंड हाउ दे अफेक्ट द डॉक्यूमेंट्स दैट प्रोवाइड ड्राइव प्रोसेसेस, और कैसे आपकी प्रोसेसेस जो हैं वो उस स्टेचू से अफेक्ट होती हैं, इनको समझना जरूरी है बच्चों। मैंने आपको बताया लीगल फिजिबिलिटी होती है, लीगल फिजिबिलिटी यानी जिस भी आप नए सिस्टम या सर्वर सॉफ्टवेयर पे आ रहे हैं, जरूरी है आपके लिए कि सारे के सारे लॉस का क्या हो, कंप्लायंस हो, राइट। देन स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3, डॉक्यूमेंट द प्रोसेस वी विश टू ऑटोमेट। डॉक्यूमेंट द प्रोसेस। बच्चों डॉक्यूमेंटेशन हम ऑडिट से लेके पढ़ते आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन यानी समथिंग विच शुड बी इन रिटन। अब ये प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करो, यानी जो प्रोसेस हम चाह रहे हैं कि हम मैनुअली परफॉर्म ना करें, ऑटोमेटिकली चले, उसके लिए हम चाह रहे हैं कि देयर शुड बी डॉक्यूमेंटेशन, राइट। लेट अस सपोज आपका एक ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, 100-150 ट्रक्स हैं आपकी जो चलती हैं नेशन वाइड। आपने बुलाया सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आपने बता दिया मेरा ये बिजनेस है, ये हेड ऑफिस है, इन लोकेशन पे ये ब्रांचेस हैं, इतनी ड्रग्स इस रूट पे चलती हैं, कुछ लॉन्ग रूट की ड्रग्स हैं, कुछ शॉर्ट रन की हैं, मैं ये फ्रेट चार्जेस करता हूं। जीएसटी में मेरे लिए 2 अलग अलग ऑप्शंस हैं, या तो मैं फॉरवर्ड चार्ज में आ जाऊं या मैं रिवर्स चार्ज में आ जाऊं,
समथिंग लाइक दिस। अब आपने उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर फर्म को बोला मेरे लिए ऑटोमेशन करो, सॉफ्टवेयर्स बना के लाओ, वो गया और 7 दिन बाद आया आपके लिए पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार करके, ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शंस चलेंगी। वेयर इज आपने फर्म ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इनवाइट किया, बिठाया, एक एक चीज लिखित में समझाई, ये मेरा बिजनेस, डायग्राम बता के दिया, हेड ऑफिस से ब्रांचेस से हेड ऑफिस, ऐसे ऐसे ऑपरेशंस चलते हैं, एवरीथिंग इन राइटिंग, एंड कैसे कंसाइनमेंट आता है, कैसे कंसाइनमेंट जाता है, उसके डायग्राम्स ड्रॉ किए, डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाए, डिसीजन ट्रीज बनाए, क्या होते हैं आगे इसी चैप्टर में आएगा, फ्लो चार्ट बनाया, हर चीज लिखित में दी, लिख के भी डॉक्यूमेंटेशन दिया, पिक्टोरियल डायग्राम फॉर्म में भी समझाया मेरा बिजनेस ये है। अब उसने 3 दिन आपसे डिस्कस किया और अब वो गया और अगले 7 दिन बाद वापस सॉफ्टवेयर लेके आया, नया सर्वर सिस्टम ये वो सब बना के ले आया। बताओ पहली सिचुएशन में सिस्टम अच्छा बनेगा कि बाद वाली सिचुएशन में? बट ऑफ कोर्स बाद वाली सिचुएशन में। पहली वाली सिचुएशन में कंसेप्ट मिसिंग था डॉक्यूमेंटेशन का। आपने ओरली पूरा बिजनेस समझा दिया, 80% वर्ड्स तो वो भूल चुका होगा, क्या उसको याद रहेगा? सिर्फ थीम याद रही होगी, बिजनेस क्या है, राइट? वेयर इज वही चीज आपने हर चीज लिखित तौर पे पिक्टोरियल फॉर्म में भी बना के दी, उसको रेफर कर करके डॉक्यूमेंट को वो अगर आपके लिए ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बनाएगा तो वो सॉफ्टवेयर अच्छा बनेगा, क्वालिटी बनेगा, आपकी पर्पस को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए आपको क्या चाहिए कि जिन प्रोसेसेस का आप ऑटोमेशन करवाना चाहते हैं उनका पहले क्या किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन। दैट इज स्टेप नंबर 3। The current processes which are planned to be automated need to be correctly and completely documented at this step. ये तो ग्रे पेजेस में था। अब आते हैं डिटेल वाले पे। At this step, all the documents that are currently being used needs to be documented. बच्चों यहाँ पे all the processes आना चाहिए। All the processes that are currently being used need to be documented, right? The following aspects need to be kept in mind. कौन से डॉक्यूमेंट, what documents need to be captured? डॉक्यूमेंट कौन से कैप्चर करना है? जैसे आपका इनवॉइस, वेयर डू दे केम फ्रॉम, वो इनवॉइस वगैरह कहां से जनरेट होता है, फॉर्मेट क्या है, पेपर यूज करते हैं, ईमेल, प्रोसेसेस क्या है, प्रोसेस कैसे करते हैं आप, रेगुलेशंस वगैरह आप पे कोई लगती हैं क्या इसी ट्रांजैक्शन को करने का कोई और अच्छा तरीका है, जैसा हम कर रहे हैं उससे भी ज्यादा अच्छा। अब ये सारी चीजें ध्यान में रख के आप उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, यानी लिखेंगे, राइटिंग में भी होगा, पिक्टोरियल फॉर्म में भी होगा, और कैसे होगा इसी चैप्टर में आगे आएगा बच्चों। अब बेनिफिट्स क्या, क्लैरिटी ऑफ प्रोसेसेस आ जाएगा, इनएफिशिएंसी कहां कहां है, हमारे काम करने के तरीके कहां गलत है, वो आप जब डायग्राम बनाएंगे तो पता चल जाएगा, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं, राइट? एंड इट अलाउज डिजाइनिंग द प्रोसेस ऑन टू फोकस ऑन द डिजायर्ड रिजल्ट। आपको जो नीड है वो आपको पता चल जाती है जब आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि इस प्रोसेस से बेसिकली हमें आउटकम क्या चाहिए। अब इस कारण हमें क्या करना पड़ा, डॉक्यूमेंटेशन। तो 3 स्टेप्स हो गई। पहली स्टेप क्या थी, डिफाइन व्हाई वी प्लान टू इंप्लीमेंट बीपीए, अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशन, डॉक्यूमेंट द एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस। अब आते हैं अपन डॉक्यूमेंट के बाद, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। Define objectives and goals. Now, बच्चों goals and objectives define करना है। तो फिर पहली स्टेप क्या थी, जो नीड है वही तो ऑब्जेक्टिव होता है। द आंसर इज नो। बच्चों एक टाइम पे जब रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स पे जाके रेलवे टिकट बुक करवाना रहता था, आज से 6-7 साल पहले की बात है, बहुत सारी भीड़ लगी रहती थी रिजर्वेशन काउंटर पे। सब लोग जानते हैं कि जितनी विंडोज हैं, जितने पीसीज हैं, लाइक 4-5 पीसीज की लाइन है, तो लाइनें भी उतनी बाहर तक लगी हुई हैं। आपके पेरेंट्स को भी पता होगा कि जब वो
टिकट बुक करवाने जाते थे तो 3 आवर्स किल होना है, पक्की बात है, राइट। तो अगर मैं स्टेप नंबर 1 को देखूं तो हमारा रेलवे जो है, इंडियन रेलवे, उसने डिसाइड किया कि नहीं यार, यूथ की इतनी इंपॉर्टेंट टाइम, प्रोडक्टिव टाइम किल हो रही है सिर्फ टिकट बुकिंग पे, ऊपर से एरर्स ज्यादा आ रहे हैं, कॉस्ट हाई है, तो क्यों ना कुछ ऑटोमेशन जैसा किया जाए। तो वो तो हो गई उनकी नीड कि हम लोगों का प्रोडक्टिव टाइम किल ना करें, कस्टमर को अच्छी सर्विस दें, नीड। लेकिन इंडियन रेलवे ने यह सोचा कि हम 3 जगह पे इंडिया में बड़े बड़े सर्वर्स लगाएंगे जो मास्टर सर्वर से कनेक्टेड होंगे, और हम चाहते हैं पर आवर 10,000 टिकट्स बुक करने की कैपेसिटी हो इसमें। प्रति आवर, एक आवर में 10,000 या 1 लाख टिकट्स एक साथ बुक हो सके, इतनी बड़ी कैपेबिलिटी वाला सर्वर चाहिए और इतना हमें आउटकम चाहिए। तो अब आप ऑटोमेशन से क्या आउटपुट चाहते हैं कि विद इन 1 आवर 1 लाख टिकट शुड बी बुक्ड, इतना बड़ा हमारा सर्वर होना चाहिए। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव यू नीड टू अचीव, कि एकदम से रश आ जाए, इतनी सारी टिकट्स भी बुक होने के लिए आ जाए, तो हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली प्रोसेस करे ट्रांजैक्शंस को और इतनी बुकिंग को भी इजीली हैंडल कर सके। तो जिन चीजों को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं वो आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन बीपीए क्यों, क्या जस्टिफिकेशन, नीड क्या है, वो फर्स्ट नंबर पॉइंट के अंदर था। प्रोडक्टिव टाइम किल ना हो, कस्टमर्स को अच्छी सर्विस मिले, राइट। इतने सारे 3 आवर्स किल नहीं होने चाहिए लोगों की, ये नीड थी। लेकिन एक आवर में 1 लाख टिकट बुक हो सके, ये क्वांटिफाइबल गोल है आपको, ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम आप डेवलप करना चाहते हैं ना। बच्चों, स्टेप 4, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, पेज नंबर 12 लिखा है, दिस enables the developer and user to understand the reasons for going for BPA. The goals need to be precise and clear. गोल जो है वो precise and clear होने चाहिए। लेकिन डिटेल वाले फेज में आप देखिए क्या दे रखा है बच्चों, ऑन पेज नंबर सेम 12th पेज, define the objectives and goals. Once you have completed the above mentioned steps, यानी स्टेप नंबर 1, 2, 3, entity needs to determine the key objectives of process improvement activities and the goals should be smart. आपके objectives and goals क्या होने चाहिए, smart. smart में S, specific, clear, defined होने चाहिए। measurable, quantifiable होना चाहिए कि इतने टाइम में इतनी टिकट्स बुक हो रही, quantifiable। अटेनेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनरियलिस्टिक सा ऑब्जेक्टिव रख लिया आपने जो अचीव ही नहीं हो सकता, इट मस्ट बी अटेनेबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। देन रिलेवेंट, रिलेवेंट मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स से बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का गोल मैच होना चाहिए, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ना जाए। आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए तो आप क्या कर रहे हैं, बीपीए पे जा रहे हैं, राइट। देन टाइमली, अगर आप टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट कभी अचीव नहीं होगा, राइट। तो टाइमली बेसिस पे ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। तो जो भी गोल या ऑब्जेक्टिव आप सेट कर रहे हैं, किससे, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन से आपको क्या चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए, दैट शुड बी स्मार्ट, राइट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, राइट, रिलेवेंट एंड टाइमलीनेस। आगे आते हैं बच्चों, कैलकुलेट आरओआई। So no, before that, step number 5, engage the business process consultants. बच्चों, अब ये जो स्पेसिफिक फील्ड है ऑटोमेशन वाली, इसमें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए। तो क्या सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही सब कुछ कर लेंगे? द आंसर इज नो बच्चों। आपको अलग अलग डायरेक्शन में काम करने वाले एक्सपर्ट्स चाहिए, जो मैनेजमेंट साइंस के भी एक्सपर्ट हो, कंप्यूटर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड के भी क्या हो, एक्सपर्ट्स हो। तो इस प्रकार के कंसल्टेंट्स आपको हायर करना पड़ेंगे, क्योंकि ये टास्क इजी नहीं है, इट इज कम्बरसम। करोड़ रुपए लगेंगे, 2-3 साल लग जाएंगे ऑटोमेशन पे आने में, और इतने सारे करोड़ रुपए अगर अच्छे कंसल्टेंट्स आपने अपॉइंट नहीं किए तो वेस्ट हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। तो व्हाट यू नीड टू डू इज टू अपॉइंट द एक्सपर्ट्स। सिस्टम एनालिस्ट होंगे जो आपकी नीड्स को समझेंगे, नए नए फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, आपकी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करेंगे।
फिर एक सॉफ्टवेयर टीम होगी जो इन सिस्टम्स को प्रैक्टिकली डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। फिर एक टेस्टिंग टीम आएगी जो अलग से सारा का सारा टेस्ट करेगी। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आपके बिजनेस ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर सिस्टम से अचीव होंगे कि नहीं, तो मैनेजमेंट के कुछ एक्सपर्ट्स भी बैठेंगे। तो आपको क्या करना है, वेल बैलेंस्ड टीम ऑफ कंसल्टेंट्स अपॉइंट करनी है बच्चों। रीजन, ये ऑर्गेनाइजेशन खुद के लिए कभी संभव नहीं है कि अपनी सारी एक्टिविटीज का वो क्या करे, बीपीए, क्योंकि अलग अलग फील्ड के क्या चाहिए हमें, एक्सपर्ट्स। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होंगे, क्योंकि ये जो अब ट्रांजैक्शन मैनुअल न चलते हुए ऑटोमेटिकली चलेगी, तो हमें बहुत सारे आईटी इंटरनल कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। यानी ट्रांजैक्शन जब सॉफ्टवेयर से प्रोसेस हो तो उसी समय उन प्रोसेसेस के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स भी हो, राइट। तो कहां कहां इंटरनल कंट्रोल्स लगाना है, कहां फ्रॉड ना हो, कैसे सब चीजें चले, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इस टीम का पार्ट होंगे, राइट। तो आपको क्या एंगेज करना है, कंसल्टेंट। When the entity has been able to define the above, the entity needs to appoint the expert who can implement it for the entity, because it is not easy task. Now बच्चों स्टेप नंबर 5 में जो डिटेल दे रखा है उसमें बहुत सारी चीजें वही रिपीट हो रही हैं, है ना। आते हैं स्टेप नंबर 6 में, कैलकुलेट ROI फॉर द प्रोजेक्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI कैलकुलेट करना है बच्चों। द आंसर टू दिस क्वेश्चन कैन बी यूज्ड फॉर कन्विंसिंग टॉप मैनेजमेंट टू से यस टू द बीपीए एक्सरसाइज। बच्चों जब हम मैनेजमेंट थ्योरिस्ट की बात करते हैं, टॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वो तो हर जगह बस दो चीजें देखते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जितनी कॉस्ट लग रही है उससे ज्यादा यदि बेनिफिट्स हैं किसी भी एक्टिविटी के, तो टॉप मैनेजमेंट बेसिकली उसके लिए जाएगा ही सही, राइट। तो यहां पे अब क्या होगा, कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा इन सिस्टम्स की, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स डेवलप होंगे, उनके बेनिफिट्स कैलकुलेट किए जाएंगे और उनकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। दोनों में से देखेंगे कि क्या बेनिफिट एक्सीड होते हैं कॉस्ट से, दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। और अगर ROI प्रॉपर बैठता है बच्चों, जस्टिफिकेशन आता है, तो ऐसे केस में मैनेजमेंट जो है वो हरी झंडी दे देगा, यानी कि अलाउ कर देगा कि बीपीए को इंप्लीमेंट किया जाए, राइट। अब बच्चों ऐसे केस में आपको मैं बता दूं, जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं वो बेनिफिट्स बहुत सारे प्रकार के मिलते हैं। हम प्राइमरीली टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट्स बोलेंगे। टेंजिबल बेनिफिट्स क्या, उसी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने की कॉस्ट आईटी की वजह से कम हो जाएगी। नहीं तो जो एम्प्लॉइज हमें रखने पड़ते वो बहुत ज्यादा रखने पड़ते रिपीटेटिव प्रोसेस को लिखने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, लेकिन वही काम अब कौन करेगा, सॉफ्टवेयर। तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी की कॉस्ट बच गई, ऑपरेशनल कॉस्ट है ये, राइट। लेकिन आप जब मैनुअल प्रोसेस कर रहे थे तो मैनुअल प्रोसेसिंग में जो एरर आ जाते थे जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग गलत हो जाती थी, लेकिन अब इंफॉर्मेशन सही मिलेगी तो डिसीजन की क्वालिटी भी सुधर जाएगी। ये एक इंटेंजिबल बेनिफिट है बच्चों, राइट। दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन टेंजिबल इंटेंजिबल बेनिफिट्स की बहुत बड़ी लिस्ट है, वो बनानी पड़ेगी। और वो हो गए हमारे बेनिफिट्स। कॉस्ट भी लिखनी पड़ेगी, वन टाइम कॉस्ट कितनी, क्योंकि वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, और ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी, जैसे स्टेशनरी में अब क्या लगेगा, हमें जो हार्डवेयर है उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस रेगुलर बेसिस पे करवाना पड़ेगा, अपग्रेडेशन करवाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर का टाइम टू टाइम, तो रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह की कॉस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट हो जाएगी। तो टेंजिबल इंटेंजिबल कॉस्ट भी होती है, और कॉस्ट वन टाइम और ऑपरेशनल कॉस्ट भी होती है, और बेनिफिट्स टेंजिबल इंटेंजिबल होती है। सबकी लिस्ट बना के देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट हमें इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के प्रिंसिपल को अचीव करने में हेल्प करता है, यानी कम कॉस्ट पे ज्यादा काम हो जाए। बच्चों आप सब लोगों को पता है एटीएम मशीन्स में जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो पेसिव ट्रांजैक्शन चलती है, आप एक्टिवली इन्वॉल्व है, वहां पे बैंक का कोई एम्प्लॉय नहीं बैठा है, राइट। अब ट्रांजैक्शन चल रही है और कई बार आप देखते हैं यार कितने आसपास में एटीएम है, आपको लग रहा होगा यार लाखों की कॉस्ट ऐसे ही कमिट करते जा रहा है। बच्चों पर एटीएम कैलकुलेशन किया हुआ है, पर एटीएम बैंक को 3 to 4 लाख का प्रॉफिट होता है हर साल, राइट। तो और ज्यादा होता होगा क्योंकि स्टेशनरी कॉस्ट और बाकी सारी कॉस्ट भी है, राइट। तो ऐसे केस में हमें लगता है कि क्या ये पास पास में सारे एटीएम्स खुलते जा रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे तो होना चाहिए। बच्चों वहां पे भी तो मैनेजमेंट है ना, वहां पे भी ये सारे कैलकुलेशंस होते हैं, पर मशीन जाने कितनी कॉस्ट सेव हो रही है बैंक की बच्चों,
राइट। तो ये होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसपे आप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे और देखेंगे बेनिफिट्स मस्ट एक्सीड कॉस्ट। देन जब आरओआई प्रॉपर आ जाए, यानी जब ये सुटेबल लगे मैनेजमेंट को कि नहीं अब तो यार बीपीए इज गुड फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, तो ऐसे केस में आगे वो ग्रीन लाइट दे देंगे और फिर दे रखा है क्या, डेवलपमेंट ऑफ बीपीए। बच्चों डेवलपमेंट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स काम करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, जो सॉफ्टवेयर्स आपको डेवलप करने हैं वो सॉफ्टवेयर्स डेवलप होंगे। लेकिन आप बताएं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बनाएगा क्या? नहीं, विंडोज तो परचेज करना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेस हैं जो आपको एक्वायर करनी पड़ेंगी, जैसे बहुत सारे रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एट द वेरी सेम टाइम आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो टेलर मेड है, आपकी यूनिक नीड्स है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है, तो आपको डेवलप करवाना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, है ना, नेटवर्किंग करनी है, उनके लिए तो रिसोर्सेस आपको एक्वायर करनी पड़ेंगी। और सारे ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं, इन सबको हम एक्वायर करके एक सिस्टम डेवलप करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। तो इसमें परचेज भी आ जाएगा, डेवलपमेंट भी आ जाएगा सिस्टम्स का, राइट। देन बच्चों कभी भी जब सिस्टम बन के तैयार हो गया तो हम डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते उसका, हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी, टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया और सिस्टम को डेवलप करने के बाद, डायरेक्टली अगर इंप्लीमेंट कर दिया, तो ऐसे केस में बच्चों अगर आपको 5-6 महीने बाद पता चला कि सॉफ्टवेयर गलत था, तो 5-6 महीने तक जितनी भी लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस, आप सब जानते हैं कंप्यूटर में स्पीड इज द एडवांटेज, तो अगर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है तो इतनी लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन सारी की सारी गलत प्रोसेस हो चुकी होंगी, अब उसको रिवर्स कैसे करोगे? सो इट इज बेटर टू स्पेंड सम रुपीज ऑन द टेस्टिंग rather than wasting crores of rupees later on, right? तो ऐसे केस में आपको क्या करना है बच्चों, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करवानी है। इसके लिए अलग से टेस्ट होते हैं, अलग से एक्सपर्ट्स होते हैं। टेस्टिंग भी बहुत प्रकार की होती है, छोटी छोटी यूटिलिटीज की जो टेस्टिंग होती है वो यूनिट टेस्टिंग होती है, पूरा सिस्टम एज अ होल की टेस्टिंग होगी तो सिस्टम टेस्टिंग, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आपस में जुड़े सही हैं कि नहीं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। एक साथ इतनी सारी ट्रांजैक्शन का लोड ये सिस्टम ले पाएगा, स्ट्रेस टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग, अल्फा बीटा गामा टेस्टिंग, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से टेस्ट करवाया वर्सेस हमारे ही एम्प्लॉइज ने चला के देखा क्या यूजर फ्रेंडली है। इतने नाना प्रकार के टेस्ट होते हैं, तब जाके इन सिस्टम्स को इंप्लीमेंट किया जाता है, डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट बच्चों। अब टेस्टिंग के बाद आप देखें यहां पे इन लोगों ने इस फेज को खत्म कर दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं टेस्टिंग के बाद होगा इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन का मतलब है एक्चुअलाइजेशन ऑफ बीपीए, यानी पुराने मैनुअल सिस्टम्स को डिस्कार्ड करके, उनको हटा के उसकी जगह नया सिस्टम जो है वो एक्चुअलाइज करना। यानी अब तक जो बीपीए प्रपोज्ड था, प्रपोज्ड यानी हम सोच रहे थे, वो एक्चुअल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए, तो वो जो सारी सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं दैट आर कॉल्ड एज व्हाट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीपीए। तो आपको एक्चुअलाइज करना है नए सिस्टम को, दैट इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंटेशन। और इसमें भी बच्चों बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, मैं आपको बता दूं। एक होता है पैरेलल स्विचिंग। पैरेलल स्विचिंग में क्या होता है, पुराना सिस्टम भी चलता है, नया सिस्टम भी चलता है, फिर धीरे धीरे नए को हटा देते हैं। एक होता है डायरेक्ट चेंज ओवर। डायरेक्ट चेंज ओवर में क्या होता है, एक कट ऑफ डेट तय की, पुराना सिस्टम यहां तक चलेगा, उस डेट के बाद नया सिस्टम आ जाएगा। ऐसे इंप्लीमेंटेशन की बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं। एक होता है एक यूनिट लेवल पे, यानी छोटा सॉफ्टवेयर पहले ऑटोमेट किया जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे धीरे धीरे संस्था में ऑटोमेशन फेजेस में आए, राइट। तो उसने डायरेक्ट चेंज ओवर भी यूज नहीं किया, पैरेलल भी नहीं, राइट। तो इंप्लीमेंटेशन इज द लास्ट स्टेप। इसके बाद देखा जाए तो पोस्ट इंप्लीमेंटेशन फेज भी होता है, पर बच्चों इंस्टीट्यूट ने क्योंकि टेस्टिंग तक दिया है, इसलिए मैं सिर्फ इंप्लीमेंटेशन तक इसको ले रहा हूं। अब आप पेज नंबर 17 तक ये सारा का सारा डिस्कशन वापस से रीड आउट करेंगे बच्चों। आप देखें एक ही क्वेश्चन ओवर एंड अबाउट 4 बार हमें दे रखा है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन जो है, इस टॉपिक को पूरा याद करना है बच्चों। आप देखें पहली हेडिंग थी हमारी क्या, बीपीए, दूसरा ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा बेनिफिट्स और चौथा इंप्लीमेंटेशन।
अगला जो डिस्कशन है वो बिल्कुल बीपीए से अलग जाएगा, जिसका नाम है रिस्क बच्चों, जो पुराने मॉड्यूल में नहीं था, आपके नए मॉड्यूल में इंक्लूड हुआ है। तो उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज आपको बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन तक पूरा अच्छे से पढ़ लेना है और हेडिंग्स हो सकें तो याद कर लें बच्चों, ठीक है। तो कल कंटिन्यू करते हैं बच्चों। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।